बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाहौर न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, किसका पलड़ा हल्का और किसका भारी, इलेक्शन रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर में पंजाब असम्बली की 17 सीटों पर नून लीग कामयाब, जबकि 7 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मारा है। नून लीग के राना मशहूद, मियां नसीर और महर इश्तियाक हार गए, जबकि पीपी 149 से IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान जीत गए हैं। कौमी असम्बली की 7 सीटें नून लीग, जबकि 3 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार लेने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए शरीफ फैमिली की, तो शरीफ फैमिली के तमाम उम्मीदवार लाहौर में कामयाबी से हमकिनार होते दिखाई दे रहे हैं। NA 130 से नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को हरा दिया, जबकि नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल कर सकी हैं। शहबाज शरीफ एक कौमी असम्बली जबकि 2 पंजाब असम्बली की सीटों पर कामयाब करार पाए हैं। NA 123 से शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब रहे। मरियम नवाज लाहौर से कौमी और पंजाब असम्बली की सीट पर कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 से मरियम नवाज 83,855 वोटों से फातेह करार पाई हैं। हमजा शहबाज एक कौमी असम्बली एक पंजाब असम्बली की सीट जीत गए हैं, जबकि NA 118 से हमजा शहबाज ने आलिया हमजा को 1,05,960 वोटों से हरा दिया है। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की अगर हम बात करें तो अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं, तो लाहौर में नून लीग के 3 बड़े उम्मीदवार शिकस्त से दो चार हुए हैं। NA 122 में सरदार लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को शिकस्त दे दी है और ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से X पर एक मैसेज भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर मुबारकबाद पेश की है। सरदार लतीफ़ खोसा 30,000 वोटों से कामयाब हुए हैं। NA 129 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अज़हर ने नून लीग के मियां मोहम्मद नुमान को हरा दिया है। मियां मोहम्मद अज़हर ने 1,30,718 वोटों से कामयाबी समेटी है, जबकि NA 121 में आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने रोहेल असगर को हरा दिया है, जबकि ये भी नून लीग की बहुत अहम सीट है जो कि वो नहीं निकाल पाए। ओवरऑल इलेक्शन की जो सूरत हाल है, कल सारा दिन कैसे गुजरा और आज सुबह से रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कुछ रिजल्ट्स हतमी तौर पर अनाउंस कर दिए गए हैं और अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आना बाकी है। बात करेंगे जी, हमारे साथ नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं। आतिफ परवेज़ है और राहील अली हैं। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आप दोनों कल हमें फील्ड में नज़र आए हैं, बहुत मुतहरिक नज़र आए हैं, एक एक पोलिंग बूथ पर एक एक हल्के में जाते नज़र आए हैं। कैसा रहा आतिफ एक्सपीरियंस 2024 इलेक्शन? गुज़िश्ता सालों में जो आपने इलेक्शन कवर किए, कितना मुख्तलिफ था? देखिए, इसमें एक चीज़ जो वो पॉजिटिव है कि जो ओवरऑल अमन अमान की सूरत हाल है वो बहुत बेहतर रही, क्योंकि किसी जगह पर कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई जो है किसी की जान नहीं गई। ये एक अच्छी टीम है। उसके साथ साथ फिर मैं जो हमारी कोर्ट रिपोर्टिंग की टीम है उनको भी मुबारकबाद और उनको शाबाश भी, जो उन्होंने जिस तरीके से नताइज रात के लगे हुए और अब तक नताइज फराम कर रहे हैं। और लाहौर न्यूज़ जो है वो पहले रिज़ल्ट और मुस्तनद नताइज जो है वो अपने नाजरीन तक जो है पहुँचा रहा है। दूसरी तरफ अब नताइज की बात कर ली जाए तो नून लीग 3 सीटें हार चुकी है। पिछले इलेक्शन जो 2018 थे उसमें भी नून लीग ने 3 सीटें ही हारी थी और PTI जो है वो 3 सीटें जीती थी। एक सीट का अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, जिस पे अलीम खान और PTI के हमायत याफ्ता एजाज भुट्टर में मुकाबला जा रही है और एजाज भुट्टर की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो जीत चुके हैं और RO ऑफिस के बाद शायद अभी उन्होंने एहतजाज भी उधर चल रहा है। और जहाँ तक नून लीग की जो अहम सीट है रोहेल असगर, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि ये सीट मैं निकाल लूँगा और उन्होंने इस सीट के लिए ही कागज़ से नामजदगी जमा करवाए थे, किसी और सीट के लिए नहीं थे। इस सीट पर अयाज सादिक और रोहेल असगर के दरमियान जो है वो सीट के लिए मुकाबला चल रहा था, लेकिन रोहेल असगर जो है वो कामयाब हुए कि मैं ये सीट जीतूँगा। लेकिन वसीम कादिर, जिनको कहा जा रहा था कि वो उतने नामवर नहीं है, वो नहीं जीत सकते, लेकिन उन्होंने PTI के हमायत याफ्ता उन्होंने जीत कर जो है रोहेल असगर को बुरे तरीके से शिकस्त दी और उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उनको लेके बैठा। बाकी ओवरऑल जो सीटें हैं, हमाद अज़हर की जिनके वालिद अब जीते हैं, ये हल्का उन्हीं का था। फिर जो तीसरी सीट है
जो डिफेंस के DHA की जिस पे साद रफ़ीक है, उसमें पिछले इलेक्शन में खासा टफ कंपटीशन था इमरान खान और साद रफ़ीक के दरमियान। लेकिन इस साल वो कवर हो गया है, इस दफ़ा तो बड़े मार्जिन से जीते, 70,000 के करीब जो सीट वोटों का मार्जिन है, गैप है, और बड़े मार्जिन से, और उन्होंने बड़े दिल का और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर को और सियासी रहनुमा को करना चाहिए, उन्होंने ये बहुत गुड जेस्चर हमें नजर आया है। वरना तो हम नाराजगी का इजहार या फिर धांधली का शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ा गुड जेस्चर था कि उन्होंने मैसेज किया है, बाकायदा तौर पर मुबारकबाद पेश की। और बाकी जहाँ जहाँ भी जो उम्मीदवार जीते हैं और जो हारे हैं, उनको बड़ेपन का और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए जो मुबारकबाद अपने हरीफ जो कामयाब हो चुके हैं उनको देनी चाहिए। अब एक सीट है, इसका भी अब थोड़े अरसे तक या थोड़े वक्त में, आने वाले वक्त में जो है वो रिजल्ट आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक 13 सीटें जो NA की है उनके नतायज आ चुके हैं, जिसमें से 9 जो है वो नून लीग की, 3 आज़ाद उम्मीदवार और एक रहती है जो नेशनल असेंबली की लाहौर की। स्पेशली हम राहील अगर सीटों की बात करें, इस बार थोड़ा सा प्लान चेंज था। पहले जैसे होता था कि आरओज़ की, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने जी आरओज़ को कहा कि आप एक उनको हल्का दे दिया कि आप वो वहाँ जाके, ताकि रिजल्ट बहुत जल्दी आए, बर वक्त आए और लोगों को और हमारी जो खासतौर पे सबसे बड़ी बात है कि एतमाद और सियासी जमातों को इंतजार कम कर। लेकिन वही कुछ हुआ, आरओ ऑफिस ताले लग गए, रात को मोबाइल फोन बंद थे, कनेक्टिविटी इशू रहा। देखिए अभी बात आप कर रहे थे कि हम फील्ड में घूमते रहे, मेरी तारीख का ये बदतरीन इलेक्शन था जो हमने देखा। धांधली वगैरह की तो एक अलग बात है, इंतहाई इस वाले से कि आप कनेक्टिविटी नहीं थी, आप किसी से राब्ते में नहीं थे, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे। ये कैसा खौफ था कि आपने पहले ऐलान किया, सिंध के चीफ जस्टिस ने कहा कि बंद नहीं होंगी कोई भी चीज़, आपने भी कहा कि कोई चीज़ बंद नहीं हो रही, और अचानक बगैर इतला के आपने सुबह 7:30 बजे बंद करके आपने इलेक्शन को मशकूक भी कर दिया, और आपने पूरे मुल्क को 24 घंटे के लिए ये रकमाल बना लिया जिन्होंने भी ये फैसला किया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। इसका मकसद क्या था, करना क्या था, किसके लिए ये किया गया, ये तो चीज़ें बाद में आ जाएंगी, लेकिन ये इंतहाई भोंडी हरकत थी जो की गई। सही, कोई ऐसे अमन अमान की सूरत ख़राब नहीं थी कि आप ये करते, लोगों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करते, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अब देखें हल्के बड़े हो गए हैं। 2018 के हल्के में जिसमें NA में उस वक्त 4 लाख वोट था, तो अब 6 लाख वोट हो गया, 2 लाख वोटर बढ़ गया। लोगों ने गूगल पे जाके, आपने एक स्कूल दे दिया, एक बंदा रहता रायल पार्क में, आपने उसको भिजवा दिया है काना काछा, तो वो तो गूगल देख कर ही जाएगा ना कि उसका स्कूल किधर है, मैप लगाएगा किधर जाएगा। आपने लोगों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला किया, और इसका जवाब दे कौन होगा, पहली बात। और इसका किसका खौफ था कि आपने इंटरनेट बंद करके लोगों को। राहिल, मैं समझती रही जब सुबह हो गया जी, सिम्स बंद हो गई, नेट बंद हो गया, मैं समझती रही और दिल को तसल्ली देती रही कि चलो 5 बजे तक है जो वोट कास्ट करने का टाइम है, तो 5 बजे हो सकता है क्लियर हो जाए, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मामला होते हैं बहुत से, इवन के 9वीं 10वीं मुहर्रम भी होता है, तो हम उस जगह पे बंद करते हैं जहाँ पे आपके एक्टिविटी है, आपके बहुत अच्छा हमने खैर मुहर्रमुल हराम 9वीं 10वीं में बहुत अच्छा प्लान देखा। आपने पूरे मुल्क में आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, कोई ऐसा अमन की सूरत खराब नहीं थी कि आपको ये करना पड़ता, आपने बिला वजह इलेक्शन मशकूक कर दिया। दूसरी बात ये कि आपने 47 अरब रुपए से ज़ायद की रकम इलेक्शन कमीशन को दी इलेक्शन शफाफ करवाने के लिए, ठीक, और इलेक्शन कमीशन पूरा साल ये कहता रहा कि हम तैयारी करें इलेक्शन की। उन्होंने इलेक्शन तो की तैयारी क्या खाक करनी थी, वो और कोई काम ज़्यादा करते रहे, इलेक्शन की तैयारी के हवाले से कम करते रहे। अच्छा, आरओ का मकसद ये था, ये बड़ा अच्छा इकदाम था कि आपने हल्के में आरओ आपने बना दिया। 20 घंटे हो गए हैं, लोग अभी भी इंतजार की सूली पे लटके हुए हैं, और नताइज जो है उनके ऊपर फिर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आरओ का मकसद ये था कि आप एक हल्के का जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आरओ के दफ्तर में पहुँच जाएंगे, और वो इलेक्शन कमीशन को देंगे, या वहाँ पे जो पार्टी होंगे उनको पता लग जाएगा कि कौन से बंदे जीत रहे हैं, कौन से हार रहे हैं। आप वो करने में नाकाम रहे। 20 घंटे हो गए, अभी तक नताइज का किसी को नहीं पता क्या होगा। और जिस तरह आतिफ साहब ने बात की कि वो एजाज भुट्टर साहब को लेके सब तमाम फॉर्म 45 बैठे हुए हैं आरू साहब के ऑफिस के बाद, वो सारे तो वो कह रहे हैं इसमें तो हम सारे जीते हैं, वो एक लेके बैठे हुए हैं, नताइज नहीं दे रहे हम। ट्रू। और इसी तरह फिर कल रात को कुछ सूरत हाल हुई, हम माजी की तरह भी होता रहा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि आप जब जितनी देर तक आप देखते रहते हैं एक पार्टी आगे जा रही होती है, उसके बाद सुबह होती है तो फिर सारा नक्शे चेंज हो जाता है, पता नहीं वो कौन से जादूगर हैं, वो फूंक मारते हैं तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये सूरत हाल इस दफ़ा भी हमें देखने में कि बहुत से ऐसे लोग जो हार रहे थे, लाहौर में बड़े अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट थे, एक दो शेख रॉयल असगर वाला तो ठीक है, उनका एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हारे, दूसरा उनके हल्के में कोई काम ऐसा नहीं था जिसमें उनके वोट दिया जाता, क्योंकि हल्के के लोग अब शोर तो हर जगह पर आ रहे हैं ना, लोग अब ये कहते हैं कि काम भी करें, खाली वोट ना लें।
तो ओन चौधरी की सीट बड़ी अनएक्सपेक्टेड रही, और बल्कि मैं ओन चौधरी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो नवाज शरीफ से ज़्यादा पॉपुलर लीडर निकले। 1,72,000 वोट ले गए, नवाज शरीफ तो 1,71,000 वोट ले सके, तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें मुबारक हो। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट था। दूसरा अता ताड़ड़ वाला जीते, अता ताड़ड़ साहब, तो वो भी हल्के में जो है सूरत थी, लेकिन बिलावल का उधर कोई मुकाबला था नहीं, दूर दूर तक मुकाबला नहीं था। भैया मैं तो जब हैरान हुआ, पीटीआई के हमारे और नहीं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने इधर खड़ा हुआ था हमारे एंकर सुल्तान शाह साहब के साथ, तो मैंने स्क्रीन देखी तो बिलावल साहब 2000 वोटों से आगे थे, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। तो मैंने कहा सर ये क्या, उन्होंने कहा वो जीतेगा बिलावल। मैं कहा सर मैं तो सारा दिन हल्के में घूमता रहा हूँ, बल्कि इवन कि मैं उनके पोलिंग बूथ पे गया हूँ जो बने हुए नहीं होते बाहर कैंप, तो मैंने उनसे पूछा क्या सूरत हाल है बिलावल साहब की। उन्होंने कहा अब तक जो हमारे से मालूमात के लिए आ रहे हैं वो आजाद उम्मीदवार का आ रहा है, हमारा तो वोटर कोई नहीं आ रहा। अच्छा आतिफ, जैसे राहिल बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप भी फील्ड के लोग हैं और मैं भी फील्ड में रहती हूँ, मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, रिपोर्टिंग से आई हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, बाहर निकलते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत कम नज़र आए, इक्का दुक्का बहुत कम नज़र आए। लेकिन जो लाहौर शहर की अगर हम बात करते हैं, पीटीआई जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उनके सारे कांटे का मुकाबला नून लीग और पीटीआई का ही था और वोटर बहुत एक्टिव था। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वोटर कितना चार्ज था, कितना जो है वो अग्रेसिव था कि वोट ज़रूर कास्ट करना? देखिए इस बार मैंने देखा है कि जो 2018 में तो हम देख रहे थे कि नून लीग और पीटीआई के वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज थे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जो थी। इस दफ़ा जो पीटीआई के उम्मीदवार के जो हमारे याफ्ता वोटर्स हैं वो खामोश ज़्यादा थे और उन्होंने जाके अपना गुस्सा वो पोलिंग स्टेशन में वोट के जरिए से निकाला है। उस तरीके से एक उन्हें ख्वाब था ये ना कि उठा लिया जाए। अच्छा इलेक्शन से पहले बहुत से लोगों को ये डर था उनके वोट डालने जाएंगे उठा लिए जाएंगे। उन्होंने अपनी राय का इजहार वोट के जरिए से किया, और जो होना भी चाहिए, ना कि जो एक दूसरे के खिलाफ जो है नारेबाजी और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय जो आप अपने लीडर को चुनना चाहते हैं, आप अपने अवामी नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं, उसका इजहार जो है वो वोट के जरिए से ही होना चाहिए, ना कि आप ये सियासी लीडरों पर ही होता है कि वो अपने वोटर्स को इस सतह पर ले जाएं कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। ये सिर्फ सियासी तौर पर राय का इजहार है। जो बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंतखाबी रंग है वो नजर आना चाहिए ना, कि आपको पता है कोई इंतखाबी रंग है, कोई तराने लग रहे हैं, कोई नारेबाजी हो रही है, ये एक हिस्सा है इलेक्शन का हिस्सा है। लड़े ना, लड़ाई के लिए किसी ने नहीं कहा कि आप लड़े, लेकिन वोटर निकला खौफजदा था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो इंतखाबात से एक दिन पहले तक होता रहा एक जमात के साथ और उनके उम्मीदवारों के साथ जिस तरह होता रहा, घरों से उठाए गए, छापे मारे गए, तो वोट देने वाले भी खौफजदा था कि ये ना हो कि हम जाएं और पकड़े जाएं। देखिए अच्छा रहील भाई, ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आप किसी भी इलेक्शन के हवाले से बात कर लें, उसमें एक सियासी जमात या सारी सियासी जमातें वो जो है वो यही कहेंगी कि हमारे साथ जो है ये इम्तियाजी रवैया जो है वो बरता गया है, हमें जो है वो निशाना बनाया गया है। ये 2018 में भी यही था, 2018 में भी ऐसा ही था। इसको कंपैरिजन नहीं सिद्रा, मैं इसकी कंपैरिजन 2018 से इस तरह करता हूँ कि 2018 में बहुत से लोग हमारे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है करते होंगे, गुस्सा भी होगा उन्हें, लेकिन 2018 में जो किया गया 2024 में जो किया गया वो बहुत ज्यादा था। आप देखें 2018 में एक सियासी मुखालिफ था ना, ख्वाजा साद हफीज था, पकड़ा गया, उसकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ, उनके खानदान को कुछ नहीं हुआ, किसी का कारोबार तबाह नहीं किया गया, किसी की बच्चियों को नहीं पकड़ा गया, किसी के घर वालों को नहीं पकड़ा गया, मुसलसल छापे नहीं मारे गए। हाँ सियासी कारकुन पकड़ लिए, ये भी नाजायज है, नहीं होना चाहिए। अब होता भला क्या है, आतिफ साहब 2 मिनट आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, होता भला क्या है, आपने ना ये सियासी एक्टिविटी के चक्कर में ना एहतसाब खत्म कर दिया, ठीक है, आप सारे पकड़े जाते हैं, हम नारे सुनते हैं ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, पकड़े गए। अभी तो बहुत नहीं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता क्या है कि हम लोग इनको सियासती, हम ये कहते हैं जी सियासी केसेस हैं, हम इनको छोड़ देते हैं कि जी सियासत के तौर पर, हालांकि वो सही होते हैं। नुकसान किसका होता है, मुल्क और कौम का होता है, वो लोग भी बच जाते हैं सियासी केसेस के तौर पे। आप जो पकड़ दकड़ करते हैं वो हमदर्दी भी ले लेते हैं, वो किसी भी पार्टी की हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप ये बात एहतसाब की बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से केसेस बनाए जाते हैं, हम नहीं उसकी कोई भी डिफेंड नहीं करता कि जिन्होंने करप्शन की है, मैं ये कह रहा हूं सियासत को फायदा नहीं लेते, निशाना बनाना, सियासत का फायदा ले लेते हैं। जिस तरीके से केसेस को चलाया जाता है, जिस तरीके से अदालत में फैसला आने से पहले ही बाहर फैसला सुना दिया जाता है, ये चीज़ें जो है उन फैसलों को, उन केसेस को मुतनाज़ा कर देती हैं। जो जिसका काम है उसको वो कर देना चाहिए। टर्नआउट बताइए मुझे, टर्नआउट बताइए। टर्नआउट तो मेरा ख्याल है कि 2018 से कम रहा। नहीं, अभी तो ये कहना कुछ भी मेरा अंदाज है, अंदाज है। आतिफ अभी तो अंदाजों पे हम बात कर रहे हैं, इसमें ये भी पता लगेगा, इसमें ये भी पता लगेगा कि 2-3 लाख वोटर बढ़ा है। अब नवाज शरीफ का जो हल्का था ना 2018 में 4.5 लाख वोट था और अब 6.25 लाख वोट था।
2 लाख वोट इसी टर्नआउट तरह तो हर ज्यादा होना चाहिए था, मैं यही क्योंकि कह रहा हूँ ना, मैं यही तकरीबन- कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, इस हिसाब से अगर आप वोट देखें तो वोट उतना नहीं पड़ा ना। अगर आप देखें 1,72,000 वोट लिए, 71,000 वोट लिए मैंने नवाज शरीफ ने, और 1,15,000 लिया, ओवरऑल 3 लाख का करीब वोट बनता है ना। अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ले लेगा। इसी तरह बाकी हल्कों में भी आप देखें 2-2, 3-3 लाख है। अब मजेदार इलेक्शन हुआ हमजा शहबाज के सर्कल में, जो उनके खिलाफ उम्मीदवार थी वो जेल में थी, जानता कोई नहीं था, मार्जिन बहुत कम है। आप ये जरूर देखेंगे नून लीग ने सीटें जीती हैं इधर से, लेकिन नून लीग ये देखे कि तख्ते लाहौर की दावेदार है, उसका मार्जिन क्या है जीत का। आप ये देखेंगे उनका मार्जिन चंद हजारों में रह गया है, और अगर उनके मुखालिफ अगर जीते हैं तो उनकी रेशियो बड़ी है चंद एक के अलावा निकाल के। तो ये बड़ी गौर तलब बात है नून लीग के अलावा। इसमें जो पीटीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन चलाई है कि वो आउटडोर तो उनके जलसे सोशल जुलूस मीडिया पे रैलियां नहीं कैंपेन नजर होती आई, रही, सोशल लेकिन मीडिया पे ही उन्होंने होती रही। जिस तरीके से लोगों को अपने वोटर्स को कनेक्ट किया और यकीनी बनाया कि वो बाहर निकलें और वोट डालें। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने उस तरीके से कैंपेन नहीं चलाई। उससे कह रहे थे साड़ी गल हो गई है, वो शक्कर के साथ। उन्होंने शायद बड़ी पहले जो टीयर की लीडरशिप है वो जलसे जुलूस तो करती रही थी, लेकिन उम्मीदवार अपने तौर पर जो अपने हलकों में उस तरह नहीं गए जो जिस तरीके से एक उम्मीदवार को होना चाहिए। की भी हम बात करें अगर तो उन्होंने उस तरह कैंपेन लेट से शुरू वो की। एक्टिव नहीं थे। अभी एंड पे आके मियां नवाज शरीफ एक साहब आधी ने रैली निकाली उन्होंने। कोई रैली या फिर कोई तकरीर की है, वरना मरियम नवाज साहब थोड़ी खामोशी देखी एक्टिव हमने। हमने माजी में नून लीग जो है वो अपनी जो इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम है वो लाहौर में करती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 इलेक्शन में वो बाहर हैं, तो जो लाहौर को उनका किला कहा जाता था। तो इसकी बड़ी वजह ये भी है कि उस तरीके से ऑनरशिप नहीं है। गुज़िश्ता 4 सालों में लाहौर के साथ वैसे ही जो पिछली हुकूमत थी कोई तरक्याती काम उस तरीके से नहीं हुई। निगरान हुकूमत में हमने आके देखा कि थोड़ा बहुत हुकूमत ने कमाल कर दिया। वो जो 5-5 सालों में काम नहीं हुए वो हमने निगरान हुकूमत के दौर में हुआ। जब हम बहस करेंगे फिर किसी और तरफ निकल जाएगी, इसमें करनी जरूरी नहीं है। हम आते हैं एक्चेंज नताइज की तरफ भी देखना चाहिए। नहीं, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन काम वो होना चाहिए जिसका आपके पास इख्तियार है। आपने वो काम जिसका इख्तियार नहीं था वो किया, जिससे इख्तियार था वो नहीं किया। सियासतदानों के पास जो इख्तियारात होते हैं, मैं निगरान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, निगरान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप इलेक्शन से पहले फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तरक्याती फंड। मैं आपकी इससे वाले से बात कर रहा हूँ। इस पे फिर आप बहस जितनी मर्जी कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव एक अलग बात है। मैं आपको कहा कि जो काम निगरान गवर्नमेंट का करने का था वो उन्होंने नहीं किया। सही। मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ का क्या काम, आप थोड़ा इलेक्शन करवाना होता है ना, इलेक्शन का तरक्याती फंड नहीं जारी कर सकते, तरक्याती काम नहीं करवा सकते ना उसके अंदर आप। रहील साहब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन करवाना काम होता है इलेक्शन कमीशन का। ये बात आप नाते सर ना इलेक्शन कहें। कमीशन का काम होता है निगरान निगरान गवर्नमेंट का काम सिर्फ होता है उसको फैसिलिटेट करना, और तरक्याती काम नहीं करवाए जा सकते, फंड जारी नहीं हो सकते इसके अंदर। आप ये बात को मद्देनजर रखना होता है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, फंड जारी नहीं हो सकते ना, मैं आपकी बात इस बात को इस तरह ले लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम इलेक्शन पे रहें, नताइज जा रहे हैं, अक्सर की पार्टी पंजाब में या अभी तक लाहौर में तो मुस्लिम लीग नून है, पंजाब में ओवरऑल नताइज आती है, तो फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून किस हद तक पंजाब हुकूमत बनाने के काबिल है और मरकज में क्या सूरत हाल होती है। मरकज में तो अभी तक मखलूक हुकूमत की तरफ जाएगी। इलेक्शन से थोड़ा सा आगे, एक कदम आगे बढ़ते हैं हम। मखलूत हुकूमत आएगी या फिर नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी? क्या होगा आने वाले वक्त में? आसानी कितनी होने वाली है, चाहे मखलूत गवर्नमेंट आए या फिर नून लीग को सादा अक्सरियत मिले? कितना आसान होगा पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालना जिसके गर्दाब में इस वक्त हम फंसे हैं? देखिए सिद्रा, मियां नवाज शरीफ साहब की अगर पीछे 3-4 दिन पहले की बातें सुनी, उन्होंने मुसलसल पैगाम दिए कि सादा अक्सरियत मखलूत हुकूमत, वो तो देखिए अब वो मुमकिन ही नहीं, अभी तक के नताइज के मुताबिक वो मुमकिन नजर नहीं आ रही, इसलिए उनकी सफों में कुछ नाराजगी नजर आ रही है, खामोशी तारी है। इसी तरह ही है। अब मखलूत हुकूमत का एक नुकसान तो होता है कि आप उस तरह काम नहीं कर, हमने 16 माह की गवर्नमेंट में देखा, 18 माह की जो हुआ। अब मखलूत हुकूमत में यही होता है कि बंडरबाद होती है, एक पार्टी नाराज हो जाती है, आपने हर एक के मफादात का ख्याल रखना, फिर जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सादे अक्सर में कोई भी पार्टी, उसको ये फायदा होता है कि वो जो अपना जो मंशूर होता है वो अच्छी तरीके से कर लेती है, फिर वो जवाब देने में भी उससे आसानी होती है। अगर वो अगले इलेक्शन में जाती है तो फिर वो जवाब दे सकती है। मखलूत हुकूमत में आप के पास जो होता है कि भाई हमारे साथ तो ये पार्टियां थी, इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया। जिस तरह आप देख लें इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने थी और ये इंजॉय किया इन्होंने 18 माह ना, सारों ने। बिलावल ने भी इंजॉय किया, वजारत खारजा को भरपूर तरीके से पाकिस्तान में नजर ही नहीं आते थे माशाल्लाह, पीटीएम मुकम्मल। अब आके वो फिर उन्होंने नूरा कुश्ती शुरू कर दी, तो फिर आप ऑनरशिप कौन लेगा इसकी कि हमने गलत किया या हमने आवाम को नहीं दिया? दूसरी पीडीएम बनती दिखाई दे रही है। मखलूत हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि आवाम को बहुत ज्यादा सहूलियात मिलेंगी। जो हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की या ओवरऑल आपकी जो सिचुएशन है मैशत की, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मखलूत हुकूमत जो है वो इस पे ओवरकम कर पाएगी।
सादा अक्षर की हुकूमत हो तो शायद वो कोई सख्त ले सके, वो इंतजाम कर ले, इस वाले से कोई फैसले ले सके। सादा अक्सरियत मिलना या ना मिलना कितना नुकसानदेह, कितना फायदेमंद? यही मैं कह रहा हूँ ना, सादा अक्षर में आपके पास काम होता है कि आपके पास मौका होता है कि आप अपने मंशूर को भरपूर तरीके से लागू कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। मखलूत में आपको बहुत सी लोगों की नाराजगी, बहुत सी चीजें आपके एक को मना ले, आपके हक में तो हो सकता है, मेरे हक में आपके हक में ना हो, या आतिफ साहब के हक में ना हो, फिर वो नीचे शुरू हो जाती है ना कि यार ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, वो फिर एक बहुत लंबी चार्जशीट बन जाती है। और नुकसान किसका होता है? उसका होता है जो अक्सरियत में होता है, थोड़ा होता है। ये चीज़ें जो है, ये जो बता रहे हैं कि सादा अक्सरियत और जो मखलूत हुकूमत में ये तो रहेंगे, लेकिन जो फैसला साज हैं उन्होंने फैसले कर रखे होंगे कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है। हमने गुज़िश्ता ये जो निगरान हुकूमत के दौर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जो वफाक की बात कर रहा हूँ कि डॉलर को नीचे लेके आया, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको कंट्रोल करने शुरू किया गया, और उसके साथ साथ जो सरमायाकारी के लिए एक स्पेशल, बिल्कुल फ्यूल थोड़ा कम हुआ, वापस वहीं 273 पे पहुंच गया, 268 पे था मेरा ख्याल, आगे ऊपर चला गया फिर से। ये बड़े चैलेंजेस हैं जो आने वाली हुकूमत, ये बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बड़ा हमारा पंजाब का, लाहौर का, पूरे पाकिस्तान का है, वो है जी गवर्नेंस के इशू। फ्यूल 2 रुपए कीमत बढ़ती है, महंगाई का तूफान आ जाता है। आप ठेले पे आलू भी खरीदते हैं, वो कहता है बाजी पेट्रोल महंगा हो गया, और फ्यूल की कीमत 20 रुपए कम होती है, आलू 2 रुपए के सस्ते नहीं होते। देखिए इसमें कुछ काम तो गवर्नेंस का जो है वो जिले इंतजामिया का भी आता है कि महंगाई को कंट्रोल करने, इंपॉर्टेंट है ना, अब ब्यूरोक्रेसी से काम किसने करवाना है? महंगाई को कंट्रोल करने का जो जिले इंतजामिया का काम है कि जो रेट वो खुद अपने निकालते हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाए। इस पर हम रोज बात करते हैं अपने मॉर्निंग शो में या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि जो रेट निकाले जाते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। जिले इंतजामिया को जो है वो बात कर लिया जाए, वो कहते हैं जी हम पहले से ही ओवरबर्डन है, जो काम उनके नहीं है उनको सौंपे गए हैं, जिले जो लोकल बॉडीज हैं वो मौजूद नहीं है, तो फिर कमिश्नर जिले जो डीसीज हैं वो सारे काम उन्होंने करने हैं। और फिर जैसी चीज़ें चलती हैं, जो इल्ज़ामात रिश्वत के लगते हैं कि रिश्वत दें और सारी चीज़ें जो है वो ये तजावुज़ात की बात कर लें, जो रेडियाँ लगी हुई हैं पैसे देते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो आने वाली हुकूमत के लिए जो पंजाब में अभी जो नज़र आ रहा है, तो उसमें तो शायद एक पार्टी जो है या नून लीग जो है वो अक्सरियत में नज़र आ रही है कि वो अक्सरियती हुकूमत पंजाब में नज़र आ रही है। लेकिन वफाक की बात जो है उधर मखलूत हुकूमत होगी, तो जो पंजाब में होगी अक्सरियती हुकूमत नून लीग की नज़र आ रही है, तो ये अब उस पर जिम्मेदारी है कि वो महंगाई की जो सूबे में कंट्रोल करना है ये उनकी जिम्मेदारी होगी। जो ऊपर की बात है वो इसी तरीके से रहेगा। कभी जो मखलूत हुकूमत में शामिल छोटी जमातें हैं वो अपने मफादात के लिए अपने अपने जो चीज़ें वो लेना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करें। कौमी मफादात में अपने मफादात जो मद्देनजर रखेंगे। जो नून लीग की जानिब से है ये भी इस वक्त दावा किया जा रहा है कि जो जीतने वाले इंडिपेंडेंट हैं उन्होंने हमसे राब्ते करना शुरू कर दिए। लेकिन ये तो एक सियासी स्टेटमेंट है, अभी तो देखना ये पड़ेगा कि जो जीतने वाले हैं उनका क्या रोल है, वो कितने अरसे में अपनी पार्टी। देखिए हमने वो भी देखा कि आज़ाद उम्मीदवार वो जीते थे, निसार चौधरी निसार साहब, उन्होंने पंजाब असेंबली ज्वाइन नहीं की, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल नहीं हुई, मौजूद रहे। लेकिन इसमें नुकसान पड़ेगा, नुकसान होगा ना कि अगर पीटीआई वाले किसी जमात को ज्वाइन नहीं करते तो जो रिजर्व सीट्स का है ना वो उनको नुकसान होगा। अब ये देखते हो सकता है पीटीआई अपने आप को बचाने के लिए किसी और जमात के साथ, छोटी जमात के साथ कोई लाभ करे या कुछ करे, अपोजिशन लीडर अपना लाने के लिए कोशिश करे, कुछ भी कर सकते हैं। अभी सियासत के मैदान खुले उनके लिए। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या उनकी लीडरशिप को चाहिए कि थोड़ी सियासी बसीरत का मुजाहिरा करें इस मौके पे। कि पिछले अगर आपने 2 सालों में जो कुछ हुआ है लग रहा है इस वक्त सियासी बसीरत आनी चाहिए, सियासी बसीरत आनी चाहिए और आपको बहुत से फैसले सियासी मैदानों में करने चाहिए ताकि आपको भी फायदा और आप दूसरी बात ये कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अपने मफादात को देखते हुए या किसी प्रेशर में आके दबाव का शिकार होके वो अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। तो हमें ये नजर आ रहा है कि अब मैं सबके तो नहीं कहा जा सकता सबके हवाले से, लेकिन कुछ उम्मीदवार जो मुझे ये लगता है कि जितने प्रेशर में वो लोग इलेक्शन लड़ गए ना इस वक्त, इसके बाद शायद प्रेशर उतना ना हो उनके पास बहुत सी ऑप्शंस होंगी सियासी। और मेरा ख्याल, मैंने जिस तरह का सियासी बसीरत का मुजाहिरा करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने ना मुस्लिम लीग नून को बड़ी जमातों को डिस्कस किया, मजहबी जमातों को थोड़ा हम भूल गए। लाहौर में जमात इस्लामी ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई लेकिन वो नताइज नहीं दे सकी इसमें। उनका आपको किसी भी जगह पे उनका उम्मीदवार आपको तीसरे नंबर पे भी नजर नहीं आ रहा। उसकी दूसरी जगह एक ब्रेक पे जाना है, मुझे वापस आते हैं, यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी की जानिब से तकरीबन कोई 80 से 85% जो हल्के हैं उसको कवर किया गया, उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। रिजल्ट्स क्या रहे, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
एक बार फिर से आपको स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल सारा दिन जो भी लाहौर शहर की सूरत हाल रही, लाहौर न्यूज़ ने आपको पल पल हर पल आगाह रखा कि लाहौर शहर में कितनी रौनक रही इलेक्शन को लेकर। और इस वक्त जो है वो कुछ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और कुछ हतमी और सरकारी नताइज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए जा रहे हैं, मौसूल हो रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि आज पूरे लाहौर शहर में क्या पूरे पाकिस्तान में बहुत रौनक है और जितने भी हमारे वोटर्स हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त घरों में अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स लगा के बैठे हुए हैं। दुकानों पर, गली मोहल्लों में रौनक है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जिसको उन्होंने वोट कास्ट किया है, क्या उनका नुमाइंदा, उनकी सियासी जमात जीती है, खिदमत के लिए आने वाले वक्त में उनको मौका मिल रहा है या फिर कोई और बाजी ले गया है। हमें जी ब्रेक में ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद काज़मी साहब। आप दोनों को सर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत इलेक्शन देखे आपने, माजी में भी कवर करते रहे, कल भी सारा दिन फील्ड में मौजूद रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। मैंने अपनी रिपोर्टिंग में कई इलेक्शन कवर किए जिसमें जनरल इलेक्शन भी थे, बल्दियाती इलेक्शन भी थे, लेकिन जो कल का इलेक्शन था, रेफरेंडम भी बता दो, वो भी कवर किया। लेकिन कल का जो इलेक्शन था ना सिद्रा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दूसरी मर्तबा मैंने इस कदर चार्ज्ड, मोटिवेटेड और डेडिकेटेड वोटर देखा। really? और ये दूसरी मर्तबा मुझे इत्फाक हुआ कि मैंने कल गिन के 71 पोलिंग स्टेशन विज़िट किए, उनके नाम बाकायदा लिखे, उनकी एक लिस्ट तरतीब दी। किसी एक पोलिंग स्टेशन पे रश कम नहीं था, हर पोलिंग स्टेशन पे लाइन लगी थी। बताइए मुझे 71 पोलिंग स्टेशन जो आपने विजिट किए लाहौर के, कौन कौन से कॉर्नर्स पे आप गए? इसमें NA 1 to 7, ठीक है, जिसमें अता तारड़ ने विन किया। इसके साथ बिलावल साहब उसमें तीसरे नंबर पर आए, जिनकी बड़ी बाज गश्त थी कि वो पता नहीं क्या कर देंगे। इसके अलावा NA 1 to 6 के एरियाज थे जिसमें जोहर टाउन के इलाके थे, शमसानी था, हेयर पेंट का इलाका था, वापडा टाउन के एरियाज थे, कोट लखपत, कच्चा जेल रोड, ये तमाम जो ऑलमोस्ट इस वक्त सेंटर ऑफ लाहौर बनता है, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे मैंने रश कम नहीं देखा। और इसमें एक चीज़ जो मैं लाजमी मेंशन करना चाहता हूँ सिद्रा, कि जो ख़वातीन वोटर्स थी उनकी तादाद मैंने मर्दों की निस्बत ज़्यादा देखी। हर पोलिंग स्टेशन पे ख़वातीन की जो लाइन थी, जो क्यू थी, वो लंबी थी। और एक पोलिंग स्टेशन मैंने ऐसा विज़िट किया, ये टाउनशिप में पोलिंग स्टेशन था, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल टाउनशिप B सेक्टर। मैं 7:45 पे वहाँ पे था सिद्रा। आप बिलीव करें कि 68 ख़वातीन 7:45 पे उस पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी थी कि 15 मिनट बाद पोलिंग का आगाज़ होना है और हमने जाके अपना वोट कास्ट करना है। और उसके बाद मैं उस पोलिंग स्टेशन में अगला कोई 1 से 1.5 घंटा मौजूद रहा। एक खातून मैंने देखी वहाँ पे ऐसी, जिसने तकरीबन अपना वोट कास्ट करने के लिए 45 मिनट वेट किया, और मैंने उसके लहजे में, उसके एटीट्यूड में किसी तरह की लर्जिश नहीं देखी। उसने नहीं देखी, गुस्सा नहीं देखा, उसने कहा कि मैंने अपना वोट कास्ट करके ही जाना है, और उसने 45 मिनट वेट किया। अब ये जो मैंने आपको बताया सिद्रा कि मैंने ये माहौल दूसरी दफ़ा देखा है। इससे पहले जब ये PTI के जो डिसक्वालीफाई हुए थे MPs और लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी मैंने यही जो लोगों का जोशो जज्बा है वो देखा। इसी तरह ही लोग मोटिवेटेड होकर निकले। और आप बिलीव करें कि 12 बजे, जब सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पोलिंग का वक्त रहा, 4 घंटे गुजर गए। 4 घंटे बाद मैं इस एनालिसिस पे पहुंच चुका था कि जिन लोगों को ये ख्याल है ना कि शायद फरिश्ते आके वोट डाल के चले जाएंगे, ये उनकी खाम ख्याली है। अवाम वोट अपना कास्ट करने के लिए निकली और अवाम ने साबित किया। आप देखें कि शहर लाहौर का कोई ऐसा हलका नहीं है जहाँ पे मैच नहीं है। हर जगह पे कांटेदार मुकाबला देखने में आया। और अगर ये जो टर्न आउट है ये मज़ीद आगे बढ़ जाता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मज़ीद सरप्राइज़ इस शहर लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल सकते थे। ये तख्ते लाहौर शिगाफ इसमें पढ़ना तो दूर की बात है, ये पाश पाश भी हो सकता था। सज्जाद साहब, ज़ैनुल आबिदीन ने अपना एक एनालिसिस दे दिया है। आपसे जानना चाहूँगी कि आप कौन कौन से इलाके में रहे, क्या बिहेवियर देखा, और स्पेशली जो जैन ने बात की है कि लोगों में शऊर आ गया है।
हम पहले सुन रहे थे, लोग कह रहे थे हमारे वोट से क्या होना है, हमने वोट कास्ट नहीं करना, लेकिन लोगों को मालूम हो गया है कि वोट जहां भी जाए पैगाम अवाम का पहुंच जाता है कि अवाम क्या चाहती है। शुक्रिया सिद्रा। मैं लाहौर के सबसे अहम इलाके में था जहाँ पे तीनों सीटों पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, ठीक, एक कहने की और 2 सूबाई की। 123 123 हल्का जो कि कान्ना, गजुमता और DHA के कुछ फेजेस उसमें आते हैं। उसमें बड़ा दिलचस्प ये कि सूरत हाल देहाती इलाका ज़्यादा है वहाँ पर। और सुबह जब मैं उस पर कवरेज शुरू की मैंने दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ पर, तो देखा कि टर्न आउट 15% था। दोपहर 1 बजे तक टर्न आउट 15% था। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा इस दफ़ा तो बड़ा जज्बा है लोगों के अंदर कि वो एक शख्सियत के साथ मिलकर और जो खौफ है उसके बुत तोड़ना चाह रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। नहीं निकल रहे, कहाँ सोए में लाहौर ये उठ जाए। अच्छा, लाइनें बड़ी थी, टर्न आउट थोड़ा था। मैंने इलेक्शन कमीशन के अमला से बात की। मैंने कहा यार बाहर लोग गिला कर रहे हैं कि ये उस रवि से वोटिंग जो है वो हो रही थी। इस सारी सूरत हाल के बावजूद बहुत सारे जब हमने लोगों से मिले, 158 उसकी पीपी थी, फिर 164 थी उसमें, और साथ ही मरीम नवाज़ का हल्का भी लगता था 159 जो राना मुबशर के नीचे पीपी आती थी। इस सारी सूरत हाल के बावजूद मैंने वहाँ पे ऐसे लोग देखे जो कह रहे थे कि हम शाहदारा वाली DHA वाली साइड और वहाँ से। मैंने कहा आप वहाँ से क्यों आए हैं? कहते जी हम इसलिए आए हैं कि हमारा वोट यहाँ पर आ चुका है। ये बहुत शिकायत इलेक्शन से पहले भी जब लोग 8300 पे मैसेज कर रहे थे इतनी जज्बाती थी कि वो गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर मैं खड़ा सॉर्ट कर रहा था, तो मैंने कहा अभी आप वोट डाल आई हैं, तो वो चीखना और रोना शुरू नाराज हो गई। कहती मैं मॉडल टाउन से आई हूँ, मुझे 4 जगह इन लोगों ने भेजा है, 4 जगह पे, लेकिन मैं उस बंदे को वोट ज़रूर डालूंगी जिसकी खातिर इन्होंने मुझे आज जलील किया है। मैं वोट डाल के जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। और लाइनें इतनी बड़ी थी, आप देखें कि हमारे ग्रुप के अंदर सुबह मॉर्निंग में ही हसन रजा ने एक NA 122 की जो फुटेज सेंड की थी साद रफीक के हल्के की, तो तकरीबन 500 अफराद इधर था, खवातीन और 5 शेयर करें। और यकीन जाने वो लाइन देख के हम दंग रह गए थे कि ये जज्बा सारा DHA के अंदर चले गया है। हाँ। ये वहाँ पे 122 में मौजूद है, यहाँ बाकी इलाकों के अंदर नहीं। आप ये सोचिए सजाद साहब कि अगर DHA में लाइनें लग सकती हैं तो फिर अंदरून में क्या हालात हुए होंगे, क्योंकि अंदरून की आबादी बहुत ज़्यादा है, वोट बैंक बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। कहाँ लाइनें नहीं थी जी, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक नौजवान 3 घंटे खड़े होने के बाद, अहमद नाम था उसका, मुझे बाहर गेट पे मिला, तो मैंने कहा आप वोट डाला है। मैंने सॉर्ट लेना था उससे, जज्बात पूछने थे सूरत हाल अंदर की क्या है। तो कहता ही मैंने तो वोट नहीं डाला। 3 घंटे इंतजार करने के बाद आप क्यों? कहता है मेरे ना खड़ा नहीं होगा जा रहा, 3 घंटे में मुसलसल खड़ा रहा हूँ, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी बड़ी लाइन है। अब मैं ना मैंने कहा आप वोट डाले बगैर, कहता मैं घर नहीं जा रहा, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं रेस्ट करके आऊँगा और इनके खिलाफ वोट डालूंगा जिन्होंने जानबूझ के ये लाइन को सुस्त किया हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि आपने भी प्रोसेस देखा सारा, और एक वोट कास्ट करने में कितना वक्त लगता है? जो ये लाइनें घंटे वो इंतजार वाली लाइनें है ना, ये क्यों है? इलेक्शन कमीशन का जो SOPs है उसके मुताबिक 1 मिनट में एक वोट कास्ट होना चाहिए। अच्छा, मैंने भी आपको एक बात बताई ना, मेरा ख्याल 45-47 अरब से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ने खर्च किया, और जिस तरह शेख साहब ने भी कवर किया, हमने भी किया। लाइनें लगी हुई हैं, कमरे में एक बूथ है, इतना सा बूथ है जिस पे जाके अपने मोहर लगानी है, पीछे 500 बंदा खड़ा हुआ है। यार बात ये है कि आप वो बूथ जो डब्बे हैं आपने जिसे मोड़ लगाना 3 कर दें, ताकि लोगों को तो टाइम सुस्त, मुझे ऐसा लगता है जैसे सुस्त किया गया कि इलेक्शन की पोलिंग डे पे जो है ना वो सुस्त सूरत हाल है वोटिंग की। अगर आपने इतने पैसे खर्च किए हैं और आपको पता है कि वोटर बढ़ गया है, जो 2018 में 4 लाख का हल्का था वो 6 लाख का हल्का हो चुका है, तो आप कम से कम अंदर पोलिंग बूथ ही वो डब्बे जो है वो ज्यादा कर दें, ताकि बैक वक्त 2 या 3 लोग आके वोट अपना कास्ट कर लें। खवातीन खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं। जिस तरह शेख साहब ने बात की, मैं भी जब सुबह हल्के में गया, मैं DPS था उस टाउनशिप में, तो उधर खवातीन सबसे ज़्यादा आई हुई, उनकी लाइनें शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले हम थे, उन्होंने कहा मीडिया वाले सवेरे सवेरे आ गए। मैं कहा जी ताड़े तो साड़ी ड्यूटी कोई जी है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तादाद थी वो खवातीन की थी, वो लाइनें लेके पर्ची लेके मौजूद थी। दूसरा सबसे बड़ा जो लोगों को इशू आ रहा था वो सिलसिला घराना नंबर चेंज था उनका। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया इलेक्शन कमीशन ने कि पूरा साल वो काम करते रहे पूरी दिलो जान से कि लोग वोट ना डाल सके बर वक्त जाके, तंग जरूर हो। अच्छा, जिसका घराना नंबर 1 है उसका सिलसिला नंबर 1 नहीं है, जिसका सिलसिला नंबर 1 है उसका बूथ नंबर नहीं है।
अब लोग पूरे स्टेशन में चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा वोट डलेगा किधर, कौन से बूथ में डलेगा। वो कहते थे 405 में चले जाएं, वो कहते थे नहीं हमारे पास नहीं, 406 में चले जाएं। आवाम का ये जज्बा बरकरार रहा कि वोट जरूर डालना है, जो मर्जी कर लो। सिद्धरा 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज के एक से दूसरी जगह पे चले गए, शहरों के अंदर और दूसरे स्कूल, वो वापस गए, उसको टर्न आउट काउंट नहीं किया जाता। वो जो लाइनों में लाके, कैंपों में लाके जिनका वोट नहीं मिला, आपका नाम लिस्ट में नहीं। ज़ैनुल आबिदीन, ये वाले जो मसाइल है ना, ये मैनुअल सिस्टम जब भी होगा तो ऐसे होगा, पर्ची फाड़ो, नंबर लिखो, फलाना देखो, ढमकाना, ये रिजल्ट भी मैनुअल की वजह से रुके तो फिर हर जगह पे और हर वक्त मौजूद होंगे। ये क्यों नहीं अभी तक हम आगे बढ़ सके? क्योंकि हमने पता नहीं कौन कौन सी एप्स लॉन्च कर दी हैं, हमने iRose ऐप, वो बाद में चले ना चले लेकिन ऐप लॉन्च ज़रूर हो जाती। अभी तक हम डिजिटल सिस्टम से दूर क्यों हैं? आसानी क्यों नहीं है? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है सिद्रा के जो आपने पहला रहील साहब से क्वेश्चन किया ना, बिलीव करें मुझे इस कदर, हाँ बिलीव करें मुझे इस कदर खुशी हुई और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई एंकर इस मामले को भी उठाए, और आपकी मेहरबानी है कि आपने ये सवाल एकदम मैदान में फेंक दिया है। बात ये है कि मैं कल इसके ऊपर बड़ा सोचता रहा हूँ कि अगर एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 6000 वोटर्स हैं उसमें 4 पोलिंग बूथ बन गए हैं, एवरेज एक वोटर को अपना वोट कास्ट करने में बड़ी स्पीड में वो वोट कास्ट करे तो 7 मिनट, और अगर इसमें कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या किसी भी और तरह का कोई इशू आ जाता है तो उसके लिए 10 से 12 मिनट रिक्वायर्ड हैं। तो किस तरह ये 6000 जो वोटर्स हैं ये यहाँ पे आके वोट कास्ट कर सकेंगे? और दूसरा जो लाइन है, जो क्यू है, वो लोगों को डीमोटिवेट करती है। एक ब्रेकिंग आई है, वो शामिल करते हैं, वापस गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। NA 117 से अब्दुल अलीम खान 7219 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर जो है उन्होंने 31,582 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। लाहौर शहर का ये एक हल्का जिसका इंतज़ार था सबको कि इसका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट सामने आ गया है। NA 117 की बात हो रही है जिसमें अब्दुल अलीम खान 72,519 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर 31,586 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। लाहौर शहर में इस वक्त अगर NA की सीटों की हम बात करते हैं, 14 टोटल हल्के हैं जिनमें 9 पर नून लीग कामयाब करार पाई, 3 आज़ाद उम्मीदवार जीत का मैदान समेटने में कामयाब हुए हैं, जबकि एक हल्का बाकी रहता था जिसका अब रिजल्ट सामने आ गया है। NA 117 इंतहाई अहम हल्का, अब्दुल अलीम खान 72,519 वोट लेकर कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर 31,586 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। लाहौर शहर के जो नेशनल असेंबली के हल्के हैं उन तमाम के तमाम रिजल्ट सामने आ चुके हैं। नून लीग को 9 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार 3 सीटें लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि एक हल्का जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था कि NA 117 का रिजल्ट क्या आने वाला है वो भी आखिर सामने आ गया है। NA 117 से अब्दुल अलीम खान 72,519 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर 31,586 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अच्छा खासा गैप है, यानी बहुत बड़े मार्जिन से उनको हरा दिया गया है। कहाँ 32,519 वोट और कहाँ 31,586 वोट, यानी बुरी तरह से शिकस्त से 2-4 हुए हैं एजाज भुट्टर साहब, जबकि NA 117 से अब्दुल अलीम खान कामयाब करार पाए हैं 72,519 वोट लेकर। लाहौर शहर का एक हल्का NA 117 जिसका सबको इंतजार था कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर 31,586 वोट लेकर बुरी तरह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि अब्दुल अलीम खान 72,519 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और ये अच्छा खासा जो वोटों का मार्जिन है वो दिखाई दे रहा है कि NA 117 की आवाम ने अब्दुल अलीम खान पर अपना एतमाद जाहिर किया है। उनको लगता है कि अब्दुल अलीम खान 117 से जीतेंगे तो ना सिर्फ उस हल्के के मसाइल का हल निकाल सकते हैं बल्कि आने वाले वक्त में आवाम की मुश्किलात को भी कम कर सकते हैं।
लोगों की सोच है, लोगों का पैगाम है जो वो अपने वोट के जरिए हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं, उम्मीदवारों तक पहुंचाते हैं और उम्मीदवारों पर अपना एतबार जाहिर करते हैं। NA 117 अब्दुल अलीम खान 72,519 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अली एजाज बुट्टर इनके मुकाबले में थे, जो कि सिर्फ 31,586 वोट हासिल कर पाए हैं और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है इनको। आप ये देख लीजिए जी, अब्दुल अलीम खान IPP से जिनका ताल्लुक है, 72,519 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। NA 117 की ये बात हो रही है। अली एजाज इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 31,586 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। NA 117 से अब्दुल अलीम खान 72,519 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुट्टर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और बदतरीन शिकस्त कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि 72,000 और 31,000 में बहुत अच्छा खासा गैप है। वोटर्स ने जी अब्दुल अलीम खान को चुना है और उनकी जानिब से एतमाद का इजहार किया गया है अब्दुल अलीम खान साहब की पर। NA 117 की कुल आबादी की अगर हम बात करते हैं तो 9,02,500 है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद यहाँ पर 5,20,000 से जायद थी। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद NA 117 में 5,20,000 से जायद थी, जबकि अगर हम इस हल्के के टर्नआउट की बात करते हैं तो 72,000 वोट तकरीबन हासिल किया जी अब्दुल अलीम खान साहब ने और 31,586 वोट लिए हैं आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से। टर्नआउट इस हल्के में खासा कम रहा है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में आपको बार बार बता रही हूँ जी 5,20,000, जबकि तकरीबन कोई रफली भी आइडिया लगाया जाए तो 1.25 करोड़ लोगों ने भी नाज़रीन लाहौर शहर का अहम हल्का जिसकी हम बात कर रहे थे उसका भी रिजल्ट आ गया है। ज़ैनुल आबिदीन, टर्नआउट पे मैं बात कर रही थी कि वोटर्स जो है वो 5,20,000 और जीतने वाले उम्मीदवार के 72,000 समथिंग वोट और हारने वाले के 31,000 समथिंग, 1 लाख के करीब वोट पड़ा। लेकिन ये कोई टर्न आउट तो नहीं है ना, बहुत कम रहा। और फिर जीत का मार्जिन गैप चेक करेंगे कितना है। इस कदर चार्ज वोटर होने के बावजूद, मोटिवेटेड और कमिटेड वोटर होने के बावजूद, अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो टर्न आउट है वो 49% पे और अगर लाहौर शहर में 48 या 50% पे टर्न आउट जाता है तो ये कोई टर्न आउट नहीं अच्छा, है। मैडम जज्बा देखे ना, लीडर देखे, नवाज शरीफ को जज्बाती होकर लोगों ने 1,71,000 वोट डाला और उससे बड़ा लीडर रौन चौधरी जिसको 1,72,000 लाहौर के अंदर वोट डाला। पहली दफा मुतारफ हुए इतने बड़े लीडर और 1,72,000 उनकी भी तो तारीफ करें ना, 1,72,000 उनका टर्न आउट चेक करें। लेकिन इस सारे टर्न आउट को देखने से पहले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काज़मी साहब, मैं सिर्फ इस चीज़ की निशानदही करना चाहता हूं कि 2018 में इन हल्का जात में कितने वोट कास्ट हुए उसके साथ भी कंपैरिजन करना बनता है। इसका कंपैरिजन उस वक्त ऐसा बंद करना पड़ेगा क्योंकि वोट बढ़ गए ना, 2.5 लाख का तो वोट का इजाफा हो चुका है। उसके बाद आप देखिए टर्नआउट कम है, जो ओवरऑल टर्नआउट रहा 2018 में बोला 52%, बिल्कुल 52% रहा। अब आप ये देखें, जैसे मैंने कहा कि आपने 5,72,000 इधर है, ये जो हल्का था जो लास्ट टाइम सलमान राजा वाला गया 6 लाख के करीब था, नवाज शरीफ वाला तकरीबन 6.25 लाख के करीब था, लेकिन टर्नआउट उस तरह नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए था। अंदाजा ये था कि शायद 60-65 तक ये टर्नआउट जाएगा और अगर वो चला जाता तो जिस शेख जैन ने बात की कि शायद नताइज कुछ और होते। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है ज़ैनुल आबिदीन, पहले हमने एक तो जो आप टाइमिंग्स की हम बात कर रहे थे कि वोट कास्ट करने में कितना टाइम लगा, दूसरी नई हल्का बंदियां इस सारी सिचुएशन में कितनी इंपॉर्टेंट है। देखें जी, मेरा ख्याल है कि अब शहर लाहौर की आवाम समेत पूरे पाकिस्तान को इस अमर के हवाले से यूज टू हो जाना चाहिए कि जब भी जनरल इलेक्शन होने हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें तब्दीली आएगी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो आबादी का तनासुब है वो तो बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो ये हल्के हैं इनकी जो ये शुमार होता है ये कुछ इस तरह किया जाता है कि आबादी के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको डिवाइड किया जाता है। इसमें जो रिहायशी लोग हैं उनकी रेशो को देखा जाता है, ना कि जो ये रकबे की बाउंड्री है उसको चेक किया जाता है। इसीलिए आप देखें कि जो बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का जात हैं, अगर एक उम्मीदवार ने अपने पूरे हल्के को विज़िट करना हो तो उसको 24 घंटे दरकार होंगे, एज़ कम्पेयर टू शहर लाहौर वहाँ पे वो 2 घंटे में अपना पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो विज़िट कर लेता है। तो बात ये है कि अब इस टर्न आउट को बेहतर करने का सिर्फ एक ही तरीका है
कि जो अवाम में शऊर आ जाए, और वो शऊर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। दूसरा इसमें टेक्नोलॉजी का जो फैक्टर है उसको लाना इस वक्त अशद ज़रूरत है। अदरवाइज आप जितनी मर्जी काविशें कर लें। एक मैं आपको शेख साहब की बात पूरी होने दें। मैं राहिल भाई, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जितनी मर्जी काविशें कर लें, जितने मर्जी पोलिंग स्टेशन बना लें, जितना मर्जी अमला तैनात कर दें, जितने मर्जी फंड्स लगा दें, जब तक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तर्ज पे हमें स्मार्ट इलेक्शन के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम इस टर्न आउट को अब ज्यादा नहीं कर यही रिजल्ट बात कैसे शेख मैनेज करेंगे? साहब अगर की स्मार्ट हमारी मैनेजमेंट पे चले गए तो रिजल्ट कैसे मैनेज करेंगे शेख साहब? ये बहुत बड़ा सवाल अभी- है। और अभी मैं शेख साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अब 2028 में जो इलेक्शन होने हैं ना, 4.5 करोड़ वोटर 2028 में 2028 अल्लाह करे या 5 32 साल में जो पूरे हो जाए। 32 में जो वोट जो जब भी होने इलेक्शन 4.5 करोड़ वोटर बढ़ना है उसके अंदर। 4.5 करोड़ वोटर 2028 में मजीद बढ़ेगा। तो आप ये देखेंगे आपके पास तैयारियां तो 2002 वाली इलेक्शन की होती हैं, जब हम इलेक्शन कवर करने जाते हैं तो अभी तक आपने उसको अपग्रेड ही नहीं किया, उन चीजों को अपग्रेड नहीं किया कि हमने इलेक्शन करवाने किसने हैं, और ताकि लोग सहूलत के साथ अपने इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लें। हर बंदे को वोट खा के 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं, बूढ़े हैं, वो बेचारे जलील हो रहे होते हैं। तो स्मार्ट इलेक्शन मैनेजमेंट की तरफ जाएं ताकि बेहतर हो। नहीं देखें, स्मार्ट बात सुने, इलेक्शन रहील साहब ने जैन की खबर को आगे बढ़ाया, बात को आगे बढ़ाया, मैं रहील साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। यानी वोटर्स इतना तेज़ है और जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना सुस्त है कि अभी हमें हमारे अलीम खान से किसी से नहीं, हमें जिसके भी अब रिजल्ट आ रहे हैं, फॉर्म 45 हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेके 12 बजे से पहले मीडिया ने तस्वीर उतारी, फिर इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचा, वहां पे जमा करवाया, वो बेचारे लेडीज से जेंट्स से रात किस तरह घर गए, सारा रिजल्ट देके। तो अब हमें अवाम को क्यों इतनी सुस्ती दिखाई जा रही है? हमें देखिए 72,000 वोट है, 20 घंटे गुजर गए, 47 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ये सबसे कम वोट है, सबसे कम वोट ये डला जिसका वेरी इंपॉर्टेंट जी। देखें शाहजी और सजाद काज़मी साहब बड़े वैलिड पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और कल का जो इलेक्शन है उसने एक और तारीख रकम की है कि पाकिस्तान की ये 70 साल तारीख में पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि 11 घंटे गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी एक हलके का मुकम्मल रिजल्ट नहीं दे सका। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन की मैं हमें क्यों निकाला। इलेक्शन कमीशन मसला ये है कि आरओ से बात हुई, आरओ ने कहा काज़मी साहब आप माजरत कहा, आप ऐसा करें, अभी मेरे पास शुरू नहीं हुए, आप 8 बजे आ जाएं। हमने कहा जाना था, हमने तो बाहर रहना था। हमने कहा चले जी ठीक है, हम 8 बजे आ जाएंगे। हम 8 बजे गए, उन्होंने कहा सर अभी ऑर्डर नहीं आए ऊपर से, आप 8:30 आ जाएं। हम 8:30 गए, उन्होंने कहा सर अभी भी ऑर्डर नहीं आए, 9:30 आ जाए। 10, 11, 12 बज गए, उन्होंने कहा जी ऑर्डर आ गया कि अब आप अंदर जा ही नहीं सकते। हमने कहा ऑर्डर कौन दे रहा था? हमने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आरओ साहब आप यकीन नहीं आ रहा ऑर्डर ऊपर से आते हैं, नाम नहीं आता, ऑर्डर ऊपर से आता। एक पॉइंट सिद्रा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कल जब इलेक्शन डे पे इसी सेट पे ट्रांसमिशन में बैठे एक डिस्कशन हो रही थी, तो एक बड़े अच्छे तजिया निगार बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि देखें जी मीडिया को तो ऑल्टरनेट ज़राए के ऊपर चले जाना चाहिए, जब डिज़ास्टर आता है तो फिर तो कुछ भी होना चाहिए, ये नेटवर्क बंद करने से तो कुछ नहीं होता। और भाई अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी तो जो इलेक्शन करवा रहे थे उनके पास भी कोई फैसिलिटी नहीं थी, उन्होंने अपना रिजल्ट किस तरह। ने बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो आरओस हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, सब के राब्ते मुनक़ता हो गए थे, और एक मोबाइल फ़ोन जो है उससे हम राब्ते करते हैं। हमारे जो पूरा सिस्टम है इस पे भी हमने बात करनी है कि ये जो हम हैं रिपोर्टर्स हैं, हम किस तरह से पोलिंग बूथ्स हो, पोलिंग स्टेशंस हो, कोई भी ऑफिस हो, हम लोग वहाँ बाहर सड़कों पर भी बैठ के, रोड्स के फुटपाथ पर बैठे होते हैं कि खबर सबसे पहले चाहिए। मजीद बात करेंगे इस सारे सिस्टम पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लाहौर न्यूज़ की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पिछले कई सालों से ना सिर्फ जनरल इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शंस कवर भी कर रहे हैं, तो इनके एक्सपीरियंसेस हम जान रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी, ये जो हम इतना
पूरा पैनल, चूंकि मैं भी रोड पे रही हूँ, रिपोर्टिंग करती रही हूँ, अभी भी रोड शो करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब हमें स्पेशली इलेक्शन का डे किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन सेल्स बनते हैं, हफ्ता पहले हमारी पूरी मीटिंग्स होती है, दिन रात हम लोग यहाँ पर ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। जो रिपोर्टर्स हैं वो 24 घंटे फील्ड में मौजूद होते हैं और समटाइम जो है वो रिसोर्सेज कम हो या किसी भी रीज़न की वजह से हमें पता होता है जी हमने यहाँ भागना है, छोटी गलियाँ हैं, हमने पैदल भी जाना है, और पोलिंग बूथ्स के, पोलिंग स्टेशंस के बाहर हम लोग बैठे हुए होते हैं, आरओ ऑफिस के बाहर हमने डेरे लगाए हुए होते हैं कि कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मोबाइल हाथों में होते हैं। जैन ऐसा ही है, यही रौनक होती है, इसीलिए हम इतना श्योरली बताते हैं कि भाई हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने। बिल्कुल ये सारा जो जायचा खैंचा है ना, ये इसी तरह ही होता है। और इस चीज़ से बेखौफ ख़तर होके कि इसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, हमारे ऊपर कितना कि ये बर्डन आएगा, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है हम पे, लोग देख रहे हैं चैनल्स को, किसी ऑथेंटिसिटी उनको पता है कि भाई लाहौर न्यूज़ है तो इसकी खबर सच्ची होगी, पूरे प्रूफ के साथ होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ये निशानदेही की है, ये जो ज़िम्मेदारी है लाहौर न्यूज़ की, इस टीम ने कल ये ज़िम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से निभाई है। बिल्कुल ऐसा ही। मैं एक छोटी सी आपको बात कोट करता हूँ, उसमें जो हमारे मीडिया पर्सोनल्स हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पहले की दौड़ में खुदा ना ख्वास्ता ये जो रिज़ल्ट आप ऑनर करते हैं ना कि हमने सबसे पहले दे दिया, हमने सबसे पहले दे दिया, इसको जो मीडिया पर्सोनल्स और मीडिया इदारे हैं वो इसका रिव्यू करें और इसके बारे में कोई अच्छा डिसीजन लें। मैंने कल अपनी आंखों के सामने देखा कि जब हम एक मरकज़ी कैब में बैठे ये रिज़ल्ट बना रहे थे, तो एक साथी दोस्त रिपोर्टर थे, नाम तो बिल्कुल भी कोट नहीं करूँगा, तो उन्होंने सिर्फ आगे बढ़ने के चक्कर में 30 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट दे दिया कि उसमें PMLN इतनी आगे, आज़ाद उम्मीदवार के इतने वोट। जब उसने वोट वो दिया तो सामने टीवी पे ऑनर हो गया। तो मैंने उसको कहा कि मेरे भाई ये आपको थूक के चाटना पड़ जाएगा, ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो कुछ और है, आप कुछ और दे रहे हैं। और लाहौर न्यूज़ ने कल जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने वो रिज़ल्ट जो कि ऑथेंटिक थे और रिटर्निंग ऑफिस से वो आए थे वो अपने नाजरीन को पहुंचाए, और अभी तक आप वो रिजल्ट पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से लोगों का एतमाद भी है कि हाँ जी ये इनके रिजल्ट हवा में नहीं होते। और उसके पीछे ये पूरी रिपोर्टिंग टीम थी, आप थे। बाकी दूसरा मैं शेख साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, इससे ना एक जो लोग आपका टीवी देख रहे होते हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है, फलाना उम्मीदवार जीत रहे हैं। जब वो हार रहा होता है ना फिर वो हजम नहीं होता, जब एक्चुअल रिजल्ट आ रहे होते हैं ना सामने, फिर आप कहते हैं एक ही होया जी। तो ये सूरत आज जो है ना इस पे हमें नजर रखनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है। देखिए ये बड़े पॉइंट है कि रिपोर्टर जो है ना अपने नंबर बढ़ाने के लिए ना ऑफिस में जो जी में आता है वो लिखे, वो कहते हैं यहाँ बाद में जब रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इससे आप ना गुमराह कर रहे होते हैं उन लोगों को जो टीवी देख रहे हैं। उनके एक परसेप्शन बन जाता है कि यार पीटीआई जीते, नून लीग जीते, बिलावल जीता है। जब वो नीचे आना शुरू होती है असल नतीजे के बाद वो कहते हैं धांधली होगी। तो ये बहुत सी चीजें जिसपे हमें पैदा हो जाती है। हाँ, इस पे ओपिनियन पैदा होती है, इस पे हमें गौर फिक्र करना चाहिए और इस पे रोकना चाहिए इन चीज़ों को कि आप सिर्फ वही नतीजे जो ऑथेंटिक हैं, आप आधा घंटा लेट हो जाए, 15 मिनट लेट हो जाए, लेकिन अपना एतमाद। हम ऐसे रश के अंदर भी सिदरा गए हैं जहाँ पे लोग मजमा लगा हुआ है, सड़कों के ऊपर लोगों ने लाइव टीवी लगाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि लाहौर न्यूज़ लगाओ यार, उधर रिजल्ट आ रहे हैं सारे। 4-4 बजे तक सज्जाद साहब रौनक क्रेडिट जाता है हमारे कोर्ट रिपोर्टर की टीम को भी जाता है कि वो बर वक्त उन्होंने बड़े नताइज देते हैं। वो टीम बड़ी एक्टिव है, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बड़े बर वक्त जो है वो नताइज फराहम करते हैं, बड़े मुस्तनद उनके जो है वो नताइज होते हैं जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये क्रेडिबिलिटी है जो लाहौर न्यूज़ की कायम है, और ये इसी वजह से कायम है कि प्रोफेशनल लोग इधर बैठे हुए हैं। तो ये एहतियात करनी चाहिए, ये होनी चाहिए। सज्जाद साहब, रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है, हम भी लोगों को आगाह कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं फ्यूचर, कितना आसान होगा मुल्क को मसाइल से निकालना? क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी बने, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, वो किसी सूरत आसान नहीं है। सिदरा देखें, हम सबसे पहले दुआ गो हैं कि जमहूरियत हो चाहे लंगड़ी लोली हो। ये तो आपने सुना है कि लोग चाहते हैं जमहूरियत रहे किसी भी तरीके से। हम चाहते हैं कि जो भी आए वो 5 साल निकाले और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। सारी सूरत हाल लूली लंगड़ी ना करे, जमहूरियत पूरी करें, अपने पैरों पे ही कर दें। पूरी कर नहीं सकते ना। आपको जमहूरियत अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ना आपको बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। जब 72 है नहीं, जब आप 72,000 हल्के वाला रिजल्ट 14 घंटे बाद निकालेंगे
तो फिर हम लंगड़ी लूली नहीं कहेंगे तो सर। फिर और 2-3 लाख वाले का क्या बनेगा? एक 72 वाला आप पहले निकाल देंगे और अकेला 72 वाला आप जब लेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए मसाइल हैं। लेकिन मैडम जो भी बने, वज़ीर आज़म बने इस मुल्क का, अल्लाह ताला उसको मेरिट पे कामयाब करे। लेकिन मेरिट तो यही होता है कि अगर उसे कुछ नहीं आता तो वो मुल्क का सत्यानाश उतार देगा। अगर कोई इस तरह का बंदा बने जो ना सिर्फ, हमें बहुत सारे लीडर ऐसे मिले हैं जो सिर्फ सड़कों, गलियों और सब्जियों की बात करते हैं, उनको ऊपर का पता ही नहीं चलता कि मुल्क को तरक्की देंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटो में आ जाएंगी और आपकी तरक्की जो है वो ऑटो पे चला जाएगा। ऑटो पे चला जाएगा, सिस्टम ऑटो पे चले जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ग्रास रूट लेवल पे पैसे भी ट्रांसफ़र होंगे, बल्दियात के इलेक्शन भी अच्छे हो जाएंगे और जो नुमाइंदे आप नीचे चुनेंगे वो भी ईमानदार और अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ पे बात ही शुरू की जाती है, अबे लीडर कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, वो पीछे से आवाम से आवाज़ आती है हमें उस रोड की सड़क चाहिए, हमें फलां चाहिए, हमें ये चाहिए। अच्छा सज्जाद साहब, कल भी मेरे जहन में नहीं है, कल भी कोई पैनलिस्ट मेरे साथ थे और उन्होंने यही शिकवा किया था कि लोगों से ये आवाज़ आती है साड़ी टूटी सड़क बना दो। हमारा जिसके पेट को लगी है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही, कल भी मेरा यही सवाल था, जिसके घर में उसके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे उसकी सड़क टूटी होने की वजह से, जिसको सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश ना भी हो, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसका जवाब मैं ये बात सच है और ये होना भी चाहिए। बात तो निकले तो कुछ और सोचे। उस रोड को इलेक्शन के लिए रखा जाता है, अगर वो टूटा है तो उसको उस पॉइंट के लिए रखा जाता है, उस टाइम के लिए रखा जाता है कि मैं तब बनाऊंगा, इससे वोट लूंगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें ना लीडर नहीं मिले, ठेकेदार मिले हैं जो कहते हैं कि हमने जो है ना सड़कें बनानी है, पुल बनानी है, ये काम है बल्दियाती इदारों के करने के। आपने लीडरशिप में बल्दियात भी तो सियासतदानों ने, आपको याद होगा ये नहीं होता, बल्दियाती सिस्टम अलग है पूरा और आपका नेशनल कौमी सिस्टम अलग है। मतलब है शाहजी जो निगरान हुकूमत थी वो भी ठेकेदारी थी सर, सारे ठेकेदार हैं। अच्छा बात ये है कि आपने बल्दियाती इलेक्शन बनाने हैं, बल्दियाती लीडरशिप को आप आगे लेकर आए, उनका काम है सड़कें बनाए, गलियां बनाए, चीजों को बेहतर करें। जी आपकी बात हो रहा हूँ, याद होगा आपको इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि मैं MP MNA को कोई फंड नहीं दूंगा, ग्रास रूट लेवल इलेक्शन कराऊंगा, बल्दियाती नुमाइंदों को फंड दूंगा, डिस्ट्रिक्ट को फंड दूंगा, वो गलियां बनाएंगे, आपने कोई गली नहीं बनानी। और उसकी नाकामी की बड़ी वजह इतना बड़ा एहतजाज हुआ, उसको उनको फंड भी जारी करने पड़े, करप्शन भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसको फिर रजू करना पड़ा। ठेकेदार माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, लपेटा गया बल्दियाती इंतखाबात, शोर शराबे में सारा लपेटा गया, कुछ नहीं हुआ। सिद्रा, ये सारी गुफ्तगू के बाद क्या सड़कें बनाना नेसेसिटी नहीं है? लोगों को इजी अप्रोच देना तो जरूरी है। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट जरूरी है। कोई भी मुल्क जिसने लिटरेसी के ज़रिए तरक्की की, वहाँ पे साथ साथ जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हुआ। तो सिर्फ शाहजी की बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट आए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर भी गौर व फिक्र लाजमी करना चाहिए। जहाँ पे ये लोगों का सफ़र आसान करती है वहीं पे लोगों को रोज़गार भी फ्राहम करती है। अगर ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट ना होता तो साबिक हुकूमतें और हमारे जो इदारे हैं वो CPEC जैसे प्रोजेक्ट को सामने ना लेके आते और उसके ऊपर इतना उनका कंसर्न ना होता। इसका मतलब है कि ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चाहे किसी भी जगह पे हो, हर हुकूमत को इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सिर्फ उसमें अर्ज ये है कि इसको अपने वोट गेन करने के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रायोरिटाइज इसको कर लें, लेकिन दूसरे नंबर पे जो हमारी बुनियादी जरूरियात है उनका भी तो ख्याल रखें ना, वो भी चले। सब कुछ पैरेलल चल रहा है ना साहब। ये सड़कों का सिस्टम हम ऑटो पे लगा दें, जो हम बात कर रहे हैं, हम बल्दियाती इलेक्शन कराएं, खुद ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये काम लीडर्स के करने के नहीं है, असम्बलियों के करने के नहीं, उनका काम है कानून साजी करें जिससे आवाम की सहूलत बेहतर हो। आप सड़कें बनाते हैं तालीम के फंड खर्च करके, सेहत के फंड खर्च करके, दीगर जो ज़रूरी फंड्स हैं, आप तालीम का बजट दिखाते हैं हमने 2 खरब रखे हैं, आप 1.5 खरब उसमें से निकालते हैं और सड़कों पे लगा देते हैं। यार ये क्या मजाक करते हैं आवाम के साथ? आपकी बुनियादी ज़रूरत इस वक्त जो कौमों की जो ज़रूरत होती है, कौमें तरक्की करती हैं, शेख साहब ने कहा है तालीम से, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी मैशत बेहतर हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती है। आपने आवाम को नीचे रखा हुआ है, आप सड़कें बनाते हैं। आम आदमी की जो इस वक्त फ़ीस का इशू है, वो आम स्कूल की छोटी से छोटी फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, आम आदमी उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता जिसके 2 या 3 बच्चे। आप सेहत के मसाइल देख रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप आदमी जाते हैं अस्पतालों में, 72 से ज़्यादा अरब रुपए खर्च हुए हैं निगरान गवर्नमेंट में, ये अस्पतालों। हमारे एक ब्यूरो चीफ हैं,
टीवी के, उनकी तस्वीर लगती है कि वो फिर भी कुर्सी पे बैठ के जो है ना उन्हें ड्रिप लगी हुई है। एक किसी चैनल के ब्यूरो चीफ है, 72 अरब रुपए किधर गए भाई, किधर लगा दिया आपने? आपने इमारतों पे अगर आपने लगाने हैं, इमारतों को बेहतर करनी है तो मरीज किधर जाएंगे? डॉक्टर्स हमारे नाराज हैं, पूरे का पूरा ये सिस्टम चीजें आप इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बेहतर करें, कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए नहीं रोकता, आप जरूर करें, ये जरूरत है। प्रोटोटाइज करके शाहजी तमाम जो हैं ये इदारे इनको पैरेलल लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जो शोबा है उसके ऊपर तमाम तर तवज्जो दे दें और बाकियों को निगलेक्ट कर दें। जैसे ये अभी आपने निगरान हुकूमत का 1 साल देखा, इन्होंने या डेवलपमेंट के वर्क्स किए या हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन की या थाने नए बनाए, बाकी जो रिफॉर्म्स करने वाली थी वो की नहीं, जो इलेक्शन बर वक्त करवाने थे वो करवाए नहीं। तो जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वही काम करना चाहिए। इलेक्शन तो अभी परसों रात तक, परसों दिन तक जब हम रोड्स पे थे तो कहीं कहीं से आवाज़ आ रही थी, लोगों में इतनी बेयकीनी थी, लोग परसों तक मुझे कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने। हमारी प्रॉब्लम ये है इदारों की, वो जिनका जो काम है वो करते नहीं है, जो काम नहीं होता वो करते हैं। बाकी सब काम कर रहे हैं। 2 चीज़ें, या तो आप सियासत कर लें या हिफाजत कर लें ना, एक चीज़ चुन लें। जो भी हमारे इदारे, जो भी लोग इसमें मुलविस हैं, आप सियासत काम में सियासतदानों को करने दें, जो भी इदारा इन्वॉल्व है, और सियासतदानों को चाहिए अपना सियासत करें, बाकी मामला में मुदाखलत ना करें। हमारे जो भी इदारा होता है वो अपना काम छोड़ते हैं, वो कहते हैं दूजे नु फाड़ लो, वो की कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने सियासत बिल्कुल जो है ना एक बंद मुट्ठी में ले आए हैं। आप चाहते हैं कि तमाम सिस्टम हमारे हाथ में रहे और सियासतदान जो है ना हमारी उंगली पे नाचे। अब ये दौर गुजर रहा है, ये आखिरी इंजीनियरिंग है जो आप कर रहे हैं, जो भी इदारे कर रहे हैं इस पे बैठ के ना। शायद अगला 2028 में 29 में हो, 4.5 या 5 करोड़ वोटर वो होगा जो यूनिवर्सिटी में बैठ के सवाल पूछते हैं आपसे ना, वो काबू नहीं आएगा। तगड़े सवाल पूछता है आपसे, वो काबू नहीं आएगा आपको। हैरानगी की बात है, वो काबू ना आए, लेकिन बात ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिनके पास ये 5 साल का वक्त आया है ना, जो भी हुकूमत आगे बनती है, अल्लाह करे कि 5 साल का वक्त पूरा आए, जिसके पास सरकारों के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं इसके साथ हैं। तो जो भी गवर्नमेंट आए वो इस मुल्क की खिदमत करे, इस जो पब्लिक है उसको सर्व करे। आप बात करें ना, अगला सवाल भी आप तीनों से मेरा एक ही सवाल है कि पिछले 2-2.5 साल में जितना सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, जितनी खींचा तानी रही, हमने काम करने के लिए हम साथ नहीं बैठे। बस मुझे एक बिहेवियर ये लगा कि हम बस इसी कोशिश में हैं कि सीट इसको नहीं मिलनी चाहिए, इसको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये बैठा है तो इसकी टांग खींचो, ये बैठा है तो इसकी कुर्सी। क्या कुछ सीख लिया हमारे सियासतदानों में? कोई रवैये तब्दील होंगे, कोई मिजाज बदलेगा, कोई वाकई ही मुल्क के बारे में सोचा जाएगा? अब क्या लग रहा है? मैं सिर्फ उसमें एक लाइन ऐड कर देता हूँ कि इन सियासतदानों ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, ये तो वो खुद बताएंगे। लेकिन ये 2 जो सियासी पार्टियां मुल्क की बड़ी, दे आर लिविंग ऑन एज। अगर दोनों की ही बात हो, हाँ, अगर ये इस 5 साल में परफॉर्म नहीं करेंगे सर, ये जो वोटर है ये इनको किक आउट कर देगा। आप अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, अगर ये 5 साल की आप परफॉर्मेंस देखती हैं, कुछ जिसकी भी हुकूमत बनती है, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो शाह जी की वो वाली बात कि जो आइंदा वोटर आ रहा है ये इनको बर्दाश्त नहीं करेगा, और इनके पास ये टाइम भी है। लोग बर्दाश्त नहीं करते। पीटीआई आई, बाद में उनकी पॉपुलैरिटी जितनी मर्जी बढ़ गई, लेकिन जब पीटीआई ने उम्मीदें, वादे, दावे जो किए थे, जब वो आए, उनसे वो 3 महीने 6 महीने साल वाला फॉर्मूला नहीं चल सका। तो हमने खुद देखा था कि लोग नाराज थे और उनके अपने सपोर्टर्स नाराज हो गए थे। और तहरीक अदम एतमाद से पहले सब कुछ यही था ना, यही था, मुखालफत चल रही थी बहुत सारी। तहरीक अदम एतमाद के बाद जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा हुआ, उससे पहले तो ग्राफ नीचे आ गया था। लेकिन मेरा सिर्फ उसमें पॉइंट यही था, बाकी उसके बाद आपके बाकी पैनलिस्ट भी हैं, कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो जितनी पब्लिक आगे आ रही है वो इनको किक आउट कर देगी। अगर ये परफॉर्म कर देंगे तो उनमें से बहुत लोग इनका साथ भी देंगे, क्योंकि अगले लोग समझदार आ रहे हैं। सिद्रा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें ना अपना सियासी कल्चर तब्दील करना होगा। मैं अक्सर बात करता हूँ, शेख साहब इस बात के गवाह हैं कि हमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसके लिए कितना जरूरी है कि सियासतदान भी बदल जाए, नए चेहरे आ जाए, कि हमें यंगस्टर्स आ जाए, सियासी शख्सियत जो सियासी शख्सियत प्रस्तियों से बाहर निकलना होगा। हम लोग, इमरान खान है अच्छा है बुरा है उसके पीछे हैं, नवाज शरीफ अच्छा बुरा है पीछे हैं। हमारी ना सबसे पहले अपने अंदर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक, उसके बाद हमें अगली बात करना होगा, उसका बटन दबाना होगा, फिर आप आगे चलते हैं बेल आइकॉन का ना। हम जीते हैं कि नवाज शरीफ ने कह दिया सही है गलत है, उसके पीछे इमरान खान ने सही है गलत है कह दिया। हमारे लिए प्रायोरिटी मुल्क नहीं है, हमारे लिए प्रायोरिटी अपनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैंने रवैये बदलते अब जरूरत है। वजह ये क्या कि नस्ल चेंज हो रही है। अब नस्ल
है गूगल वाली। अब नस्ल हमारे दौर की ज़माना जालियत के दौर की मुताले पाकिस्तान वाली नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। अब नस्ल आ गई है कोई और। अब मुआशरती उलूम वाली। हाँ, अब माशरत अब वो इधर यूं बटन टिक करती है, वो 1971 भी पढ़ लेती है, हाँ। वो 1999 भी पढ़ लेती है, वो 1958 भी पढ़ लेती है ना, बिल्कुल वो ऐसा फिर ही। उसके बाद 1985 भी पढ़ लेती है। अब आप गुमराह नहीं कर सकते, वो चाहे सियासतदान हो चाहे और इदारे के लोग बैठे हों, आपको अपने बिहेवियर तब्दील करना होंगे, नहीं करेंगे तो अवाम करवा लेगी। अब आप ये ना देखें कि चेंज आएगी नहीं, या आप जो भी है अपना वो बरकरार रखेंगे तसल्लुत। अब चेंजिंग आनी है, आप एक्सेप्ट कर लें, जितनी जल्दी कर लेंगे मुल्क भी बचेगा, बाकी चीज़ें भी बचेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, नहीं अब तो होता है, कुछ नहीं होता, नहीं। अब तो होता है। 1971 में भी हुआ, अल्लाह ना करे कुछ ऐसी चीज़ों पे हम जाएं, आप गुमराह ना करें लोगों को ना। शाह जी आपकी बहुत बड़ी मिसाल 122 गुमराह ना हल्का करें है। लोगों हम को। तो आपको शादी इस बात पे भी छेड़ते हैं ना कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है, चुप नहीं होता। देखिए, उसने जिसको रुलाना था वो भी रो रहे हैं ना, रहील वो भी साहब रो की रहे हैं, तो बात आगे 18 बढ़ाऊं। माह वो रोते रहे हैं। रहील की बात आगे बढ़ाऊं, कुछ होता है। आप देखें 122 हल्के के अंदर साद रफीक बहुत बड़ा लीडर है, खोसा फौरी आया, आ गई तब्दीली। पार्टी अडॉप्ट की, जुमा 8 दिन के अंदर वो वहां पे खड़ा हो गया। और आप उसकी लीड चेक करें, क्यों नहीं कुछ होता। लोग समझना शुरू लोग हो गए हैं, समझते हर हैं। चीज होगी। वो जो बिल्कुल लाइन ऐसा की ही। फोटो थी, फुटेज थी, वो उसी हल्के की थी। हाँ। और ये वही मार्जिन है जिस मार्जिन से वोट खोसा जो है ना जीता है। बेहतरीन काम है, जब समझ आ रही है वहां को। बेशक। और मेरा- जब मेरी जितना एक ये शोर request बढ़ है जाएगा सिद्रा ना, के- ये लोग छन्नी होते रहेंगे, चाहे वो मेरी एक लीडरशिप रिक्वेस्ट है कि चाहे वो जो सियासतदान। भी हुकूमत आए, जो भी काम कर रही हो, वो हमेशा अवाम के मफाद के लिए करती है। कुछ उनके मफादात होते हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं आने वाली हुकूमत उस मफाद को ठेस पहुँचाए ना पहुँचाए, लेकिन उस काम को ठेस ना पहुँचाए जो अवाम के पैसों से हो रहा है। ऐसे ही है। अब आप देखें, साबिक गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल तक तालीम को जो है वो यकसा करके गई। उसने सपारे 12 तक कुरान पाक को लाजमी करार कंपल्सरी दिया। किया। इन्होंने इस दफ़ा सपारे नहीं छापे, हमारे पास पैसे नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है। तालीमी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इस दफ़ा किताबें हमने 50% गाड़ियां खरीद ली ना। नहीं गाड़ियां भी बात खरीदी हैं, सुन अस्पताल भी खरीदी, हमने लतीफ़ा गाड़ियां सुन लें ना खरीदे। मैडम, लतीफ़ा सुन लें। हाँ। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से पूछा गया, पंजाब गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप इस दफ़ा बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर किताबें फ्री देंगे। उन्होंने कहा जी हम फ्री देंगे। मैंने कहा तो ये आप छपाई कम कर रहे हैं। उसने कहा हमने एक बैंक बना दिया। मैंने कहा कौन सा बैंक बना दिया? कहते जो बच्चा छोड़ के जाएगा वो किताबें स्कूल के अंदर जमा कराएगा, Oh my वो God. हमारा Oh बुक my बैंक God. बन गया है, वो नए स्टूडेंट को दी जाएंगी, इसलिए हम उस मुआवजे के तहत थोड़ी किताबें छाप रहे हैं। जहाँ पे ऐसे होगा आप अंदाज़ा लगा लें, आप प्रायोरिटी ये प्रायोरिटी बिल्कुल ठीक है, जोक से बड़ा ये लम्हा फिक्री है। अब तालीम के साथ सर, आपने सरकारी बिल्डिंग बनाई, क्या कहा? मैंने आपको क्या कहा? छपी हुई मुफ्त किताबें उर्दू बाजार मैंने में। आपको वो क्या हॉस्पिटल कहा? का अरबों- सर्जिकल टावर 11 साल में बना है। 11 साल के अंदर ये हेल्थ का इशू है, ये मरीजों का इशू है। गंगा 11 राम की साल बात में कर रहे हैं आप? प्रोजेलाई ने शुरू किया था जब वो डिप्टी वजीर नहीं, आज़म 11 था। साल में ना मोटर ये ऑरेंज ट्रेन वो मेट्रो बनानी जरूरी थी, ये जरूरी नहीं था। मेट्रो भी जरूरी नहीं, नहीं, थी। सर, आप- नहीं आप जरूरी हर थी। हर दफा शेख साहब की बीच में ना जाइए यार। पड़ जाते कोई नहीं, अब इतना आप ना करें, वर्ष हो गया ना मेट्रो। करें, इनका अपना point of view। आप इस तरह ना करें। मैं शादी आप हमेशा मेट्रो के पीछे पड़े रहते हैं। आप नहीं, मसला जरूर रहें, तालीम, लेकिन आप एजुकेशन का हो रहा है। इजाज़ कादरी साहब की भी राहिल बात- अली को पता है कि ये मेट्रो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो है ये नहीं, मैं ये नहीं करेंगे, बंद कर दो। मसला तालीम एजुकेशन का हो रहा है। हाँ, अगर तो साबिक ये गवर्नमेंट तो ने प्राइमरी- एक प्राइमरी हेल्थ जिम्मेदारी कार्ड है। दे दिया, आपके शनाख्ती कार्ड के अंदर 10 लाख है, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर गरीब आदमी का पित्ते का ऑपरेशन, मोतिये का ऑपरेशन, वाइट मोतिये का, और एंजियोग्राफी स्टेंट फ्री डर रहे थे। तो अब आप आगे उसके कहें जी नहीं ये नहीं ठीक है, आप ऐसा करें 50% जेब से दें, गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल दाखिल ही नहीं हो ज़ैनुल आबिदीन ये जो बात की है ना ये इन्होंने क्या system है? गवर्नमेंट जब भी तब्दील होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमारे पास, हम 5 साल की प्लानिंग करते हैं, हम 3 साल की प्लानिंग करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम प्लान क्या करते हैं, बस ऐसे ही चलते जा रहे। कम से कम जो बड़े, अगर हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, अगर कोई डैम बन रहे हैं, कोई बिजली के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कोई लोगों को गैस फराहम करने का, कोई हेल्थ का, कोई कम से कम कुछ तो बड़े प्रोजेक्ट, कोई तो मास्टर प्लान, कोई तो ऐसा प्लान हो कि भाई ये जो प्लान शुरू हो गया इसको प्रायोरिटाइज करना है और कोई भी गवर्नमेंट आए इसको बदला नहीं जाएगा, नज़र ही नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ये जो सियासतदान हैं इनको एक चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए कि जो मुफाद आमा है
उसके ऊपर तमाम जो सियासी पार्टियां उनका कंसेंसस होगा, तख्तियां लगाने की ये जो रीत है इससे निकलना है। इससे निकलना पड़ेगा। और जो खा वो शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है, अगर वो मुफादे आमा का है तो हर आने वाली जो गवर्नमेंट है वो उसको कैरी करती रहेगी और मज़ीद उसमें बेहतरी लाएगी। इस चीज़ के ऊपर ये जो नई नस्ल आ गई है जिसने वोट कास्ट करके इनको ऐवानों तक पहुंचाया, उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह इसको लेकर अच्छा जैन, एक और पॉइंट मेरे जहन में आया, आपको नहीं लगता, आप तीनों से ही ये मेरा सवाल है कि ये जो तख्तियां लगाने की मैं रीत कहने है लगा था, ये मैं बात करने लगा था, बैन होना चाहिए और जो भी तख्ती लगेगी वहाँ पाकिस्तान की तख्ती लगा दी जाए कि भाई फॉर पाकिस्तान। मजेदारी की बात है कि शेख साहब आपकी बात से पहले, अच्छा फंड हमारे हमने ऐवानों तक भेजा है, गली बनाने पे फलाने का शुक्रिया, यार उसे अपनी जेब से बनाइए। नहीं करना चाहिए, नहीं अपनी करना जेब से बनाइए, आप हमारे पैसों से बनाइए ना। आपकी बात वाले मेरे जेब में ये सवाल आया था कि तख्तियां खत्म कर दें। तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें ना कि वहाँ पे कितनी तख्तियां लगी हुई हैं। आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि सदियों आपको याद रखा लोग जाए। जब आप काम करते हैं तख्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, लोग ऑटोमेटिकली आपको याद बिल्कुल रखते हैं। ऐसे, इसमें कोई शक हमारी असल पॉलिसी वो तख्ती है जिससे रंग ना उतरे, वो सदियों बरकरार रहेगा और वो आपकी और नया शख्सी आने वाला तख्ती उसको है। तोड़ के अपनी तख्ती ना लगाए। यही हमारी तख्तियों का खेल है इस मुल्क में। चले काज़मी साहब, कोई तो आएगा ना जो ये बुत तोड़ेगा इंशाल्लाह ताला। हमारी तो सर ये बड़े दुआएं हैं इंशाल्लाह आते हैं लोग, लेकिन इंशाल्लाह आके कोई ना कोई ये बुत तोड़ेगा। अगर ये पॉलिटिशियन ना तोड़ सके तो ये जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाले नौजवान हैं, वो लाजमी इस पॉलिसी को रीवैम्प बुत करेंगे। तोड़ा तो गया है रात को, वैसे बुत तो तोड़ा गया है, लेकिन फिर उसको एल्फी लगाई जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो काम और है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए। और कोशिश करते हैं कि जब भी ट्रांसमिशन में बैठें तो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। फ़लाँ सियासतदान ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, उसने ऐसा किया, ऐसा किया। ये तमाम बातें करने का मकसद ये होता है कि अब इस्लाह होनी चाहिए, अब काम होने चाहिए। जो अभी तक हम लोग 70-75 सालों में जब से आज़ाद हुए हैं, इंडिया कहाँ पहुँच गया, 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमारा बाजू कटा, वो कहाँ पहुँच गया, और हम अभी तक उसी सिस्टम में, उसी चक्कर में घूमते जा रहे हैं। आखिर इसका कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा और इससे निकलना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, 3 बजे के बुलेटिन का टाइम हो चुका है। लाहौर न्यूज़ के आपने साथ रहना है। अल्लाह निगहबान।